everyone, you are most welcome to my channel Legal Link. तो आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिया हुआ है और पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो पिछली वीडियोस में हमने आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट डिस्कस किया था और आर्टिकल 13 भी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी which is enshrined in Article 14. So Article 14 is one of the most important fundamental rights and I think this is the basis of all the other fundamental rights. क्योंकि सोशल वेलफेयर स्टेट होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबको समान माना जाए और कानून सबके लिए समान हो। So let's read what Article 14 says. Article 14 says that the state shall not deny to any person the equality before law or equal protection of laws within the territory of India. तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो फंडामेंटल राइट दिया है हमें आर्टिकल 14 के अंदर, ये हमें स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये आर्टिकल 14 सभी लोगों पर लागू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनी पर्सन का यूज़ किया है। तो आर्टिकल 14 हर किसी पर एप्लीकेबल है, चाहे फिर वो सिटीज़न हो, नॉन सिटीज़न हो, नेचुरल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो। तीसरी बात हमने इस आर्टिकल में ये देखी कि ये आर्टिकल 14 विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही एप्लीकेबल है, यानी कि जो लोग इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं उन्हीं के लिए समानता का अधिकार बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर भी इसके लिए स्टेट या गवर्नमेंट को शू कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे फिर वो सिटीज़न हो, नॉन सिटीज़न हो या कोई कंपनी हो या कोई कॉरपोरेशन हो, इंडिया की टेरिटरी के भीतर रहते हुए ही स्टेट के अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी की मांग कर सकता है। अब इसके बाद इस आर्टिकल में दो चीज़ें रह गई, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये दोनों टर्म हमें समझने हैं। ज़्यादातर लोगों को ये दोनों टर्म सेम लगते हैं लेकिन ये सेम नहीं है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स विधि के समक्ष समानता। दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सब समान हैं, सब बराबर हैं। कानून किसी के लिए बदला नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई ऑफिसर हो, कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो या कोई आम इंसान हो। कानून सबके लिए एक ही है, कानून सबके लिए समान है। लॉ पर किसी की पोजीशन या पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि लेडी जस्टिस की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और लेडी जस्टिस का ब्लाइंड फोल्ड होना ही ये दर्शाता है कि न्याय करते समय न्यायाधीश किसी पर्सन की पावर या पोजीशन का फ़र्क नहीं कर सकते। चाहे कोई पावरफुल पर्सन मर्डर करे या कोई आम इंसान, दोनों को सज़ा आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत ही दी जाएगी। और ये जो कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये प्रोफेसर एवी डाइसी ने प्रपाउंड किया है। उनकी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंग्लैंड, जिसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया है। तो रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट से ही इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी, रूल ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि कानून सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सज़ा तभी मिलनी चाहिए जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। सो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और इसमें विधि की सर्वोच्चता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ना कि सरकार की शक्ति को। और सेकेंड पॉइंट डाइसी ने रूल ऑफ लॉ में बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। दैट मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि समान परिस्थितियों में किए गए समान कार्य के लिए समान दंड का प्रावधान होना चाहिए। द थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट अगेंस्ट द जुडिशियल डिसीजंस। लेकिन ये पॉइंट इंडियन कंसेप्ट में अप्लाई नहीं होता क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सबसे ऊपर माना है। तो हमें जितने भी राइट्स मिले हुए हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हैं। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि विधियों का समान संरक्षण, जिसका मतलब ये हुआ कि समान परिस्थितियों वाले समान व्यक्तियों के साथ ही समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जिन लोगों की परिस्थिति एक जैसी है उन पर तो हम एक जैसा लॉ
अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की परिस्थितियां ही समान नहीं हैं उन पर हम कैसे समान लॉ अप्लाई कर सकते हैं? ये तो फिर और भी उनके साथ इनइक्वालिटी हो जाएगी। सपोज़ अगर हम क्लास 5th और क्लास 12th के स्टूडेंट को सेम लेवल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, तो क्या क्लास 5th का स्टूडेंट उसे सॉल्व कर सकता है? नहीं, और ये उसके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम उसके साथ और भी अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं उसे, तो यहाँ पर क्लास 5th के स्टूडेंट के साथ इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से कानून को लागू किया जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि ए बी का मर्डर कर देता है, तो ए को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बी कोई टेररिस्ट होता तो ए को बी को मारने के लिए सज़ा मिलने की बजाय अवार्ड भी दिया जा सकता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब है इक्वल लॉ अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल्स के सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो कि इक्वल ट्रीटमेंट अफोर्ड करा सकें। सेकेंडली, इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने डाइसी के रूल ऑफ कंसेप्ट से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड लास्टली, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में एक स्टैंडर्ड नॉर्म की तरह यूज़ किया गया है, इसीलिए ये जेनेरिक इन नेचर है। वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बहुत ही स्पेसिफिकली यूज़ किया है और इसमें लॉज को प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है, लेकिन इन दोनों कंसेप्ट्स का ऑब्जेक्टिव सेम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इक्वल जस्टिस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अडॉप्ट किए गए हैं। नाउ आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। वो कैसे? जो इक्वालिटी बिफोर लॉज का कंसेप्ट है उसी का एक्सपेंशन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग लॉज जनरल इन नेचर नहीं होने चाहिए। मीन्स एक ही लॉ को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर एक इंडिविजुअल पर उसकी परिस्थितियों या उसके सर्कमस्टेंसेस के अनुसार ही लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ ह्यूज डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट के लोगों की नीड्स अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, कुछ स्टेट पिछड़े हुए हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है और एजुकेशन की कमी है, या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके प्रोग्रेस और उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लॉज बनने चाहिए, और हम उन पर समान कानून लागू नहीं कर सकते। सो फॉर पब्लिक वेलफेयर स्टेट कैन ट्रीट डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, हम दो अलग अलग हाइट के लोगों को एक वॉल पर चढ़ने के लिए एक ही साइज़ का स्टूल देते हैं, तो क्या यूज़ है उस स्टूल को देने का? जो इंसान लंबा है वो चढ़ जाएगा, लेकिन जो इंसान छोटा है वो तो उस पर कभी क्लेम ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए उस स्टूल का कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए आर्टिकल 14 लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि वो क्लासिफिकेशन कर सके, यानी कि एक वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक तरह का कानून और दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिए दूसरी तरह का कानून बनाया जा सके। अब स्टेट और गवर्नमेंट रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो कर सकती है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। क्लास लेजिस्लेशन का ये मतलब है कि जहाँ सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण वर्गीकरण किया गया हो, या फिर जहाँ पर वर्गीकरण तर्कशील ना हो या उचित तरह से वर्गीकरण नहीं किया गया हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्लास लेजिस्लेशन क्या है। लेकिन अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और कौन सा नहीं है? तो इसके लिए कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस में 2 टेस्ट दिए, जिसमें से एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा है रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि कुछ लोग बाकी लोगों से अलग हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना कि जिस पर्सन ने मेजॉरिटी अटेन नहीं की है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। तो यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? एज। यहाँ पर एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कम से कम आपको अपने सही और गलत का पता होना चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने वुमेंस के लिए अलग से लॉज बनाए हैं। तो क्या वो लॉज आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि महिलाओं को पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उनका उत्पीड़न किया गया है। तो गवर्नमेंट ने महिलाओं की प्रगति के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए अलग से कानून बनाए हैं। तो यहाँ एक रीज़नेबल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है कि हमारा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि महिलाएं भी आगे बढ़ सके और उनको बराबरी का हक मिल सके। सेकंड इज़ रैशनल नेक्सस। रैशनल नेक्सस का मतलब है कि जो हमने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है उसमें और क्लासिफिकेशन से जो एंड रिज़ल्ट लेजिस्लेचर अचीव करना चाहता है उसमें क्या रिलेशन है। दैट मीन्स जिस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है और जो एंड रिज़ल्ट अचीव करना है उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होना चाहिए और बिना किसी पर्पस के या अनुचित तरीके से किया गया क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ तक बात हुई ओल्ड डॉक्ट्राइन की। अब ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में कोर्ट ने कहा कि जो ओल्ड डॉक्ट्राइन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है, लेकिन हमारा जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो अपने आप में एक डायनेमिक कंसेप्ट है जिसके बाकी के डायमेंशंस को देखना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कोर्ट ने ओल्ड डॉक्ट्राइन के 2 टेस्ट के साथ रीजनेबलनेस के टेस्ट को भी ऐड कर दिया और कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर को कोई भी एक्ट अनेक्ट करते हुए ये भी माइंड में रखना चाहिए कि वो एक्ट आर्बिट्ररी या इवेसिव ना हो। सो कोर्ट का सीधा सीधा ये मतलब था कि लेजिस्लेचर क्लासिफिकेशन के जरिए मनमानी नहीं कर सकता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। न्यू डॉक्ट्राइन हमें गारंटी अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस प्रोवाइड कराता है। इसके बाद मेनका गांधी के केस में कोर्ट ने कहा कि स्टेट का बनाया कोई भी लॉ अनुचित या आर्बिट्ररी ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी ऑब्जर्व किया जाए जिससे कि स्टेट फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट इंश्योर कर सके। So in this case, court said principle of reasonableness is an essential element of equality. तो इस केस के जरिए कोर्ट ने आर्बिट्रेरीनेस को रीजनेबलनेस के प्रिंसिपल से स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ द लास्ट थिंग इज वेयर आर्टिकल 14 इज नॉट अप्लाइड। आर्टिकल 14 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस क्या है आर्टिकल 14 की। फर्स्ट इज अंडर आर्टिकल 359। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम भी राइट टू इक्वालिटी सस्पेंड हो जाता है। इसके बाद है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर्स किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होते और कुछ फॉरेन डिप्लोमेट्स भी होते हैं जो इम्यून होते हैं इस आर्टिकल के अंदर। इसके बाद है आर्टिकल 31C। तो जहाँ पर आर्टिकल 31C अप्लाई होगा वहाँ आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। तो इसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 14 कंप्लीट हो जाता है। Hope you got the concept of right to equality, and please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.